पिछले व्याख्यान में हमने नवशास्त्रीयतावाद में चित्रकला का प्रभाव पढ़ा था और चित्रकला के प्रभाव जिन कलाकारों पे पड़ा उनका जिक्र हमने किया था और एल ग्रेको जैसे कलाकार का भी नाम लिया गया था, जो कि आपको जानकारी हो कि वो 1545 से 1614 ईस्वी के मध्य उसका कालक्रम रहा था। परंतु हम आधुनिक चित्रकला की पूर्व पीठिका के रूप में एल ग्रेको जैसे कलाकार को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कालगणना के अनुसार तो वह इस आधुनिक कला के अंतर्गत नहीं आता है, पर नियो क्लासिसिज्म जैसे विचार, रोमांटिसिज्म जैसे विचार एल ग्रेको के जो रंगांकन पद्धति है, उसके जो चित्रकला है, उसको आधार मानकर ही हमने चित्रकारों का वर्गीकरण किया है। हम देखेंगे कि नियो क्लासिसिज्म के कलाकारों ने गोया जैसे स्वच्छंदतावादी कलाकारों के जैसे एल ग्रेको जैसे कलाकार आधुनिक कलाकारों को प्रेरणा देने वाले कलाकार जान पड़ते हैं। इसलिए उनको आधुनिक कलाकार के समीपवर्ती कलाकार के रूप में हम अध्ययन करेंगे। वैसे उनका संपूर्ण नाम डोमिनिकोस थियोटोकोपुलोस एल ग्रेको था और वे एल ग्रेको के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। ये क्रीट के वासी थे और अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने बाइजेंटाइन जो प्रतिमा है उनके चित्रों का अध्ययन किया और बाइजेंटाइन चित्रों के आधार पर उनके चित्रों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि एल ग्रेको के चित्र में बाइजेंटाइन का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। इसके पश्चात एल ग्रेको वेनिस चले गए और टिशिया जैसे कलाकारों, तिंतोरेतो जैसे कलाकारों की चित्रशालाओं में पुनर्जागरण कालीन या रेनेसां कालीन व्यक्ति चित्रों और रंगांकन पद्धतियों का उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि उनका कालक्रम हम देखेंगे कि उसी समय का है। और 1577 में उन्होंने स्पेन के टोलेडो नामक एक गांव में अपना निवास स्थान बना लिया था और अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने वहीं पे ही अपना जीवन यापन किया। हम देखते हैं कि एल ग्रेको जो है वो स्पेन के राजा और जनता दोनों को अप्रिय थे, किंतु उनकी वेनिस शैली के कारण उनको व्यक्ति चित्रण एवं धार्मिक चित्रण का काम मिलता रहा था और उनके जो कलाकर्म थे वो पूर्णतः आध्यात्मिक प्रभाव से उत्प्रोक्त देखे जाते हैं। एल ग्रेको के स्पेन में बनाए गए शुरुआती जो चित्र हैं उसमें एक प्रसिद्ध चित्र है द अजम्पशन ऑफ मैरी, जो स्पष्टतः पुनर्जागरणकालीन चित्रकला से प्रभावित है। यह चित्र उन्होंने 1577 में चित्रित किया था। इसके पश्चात उन्होंने अपने जो कार्यशैली है उसमें बदलाव लाना शुरू कर दिया था और 1588 में उन्होंने ऑर्गाज के सरदार का दफन नामक चित्र बनाया। एल ग्रेको इस चित्र को अपनी एक अच्छी कलाकृति के रूप में भी मानते हैं और इस पर बाइजेंटाइन शैली और तिंतोरेतो जैसे कलाकार का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। उनके चित्र अक्सर मानवाकृतियों से भरे हुए होते हैं और चित्र की पृष्ठभूमि बहुत कम दिखाई देती है, किंतु उनका एक और चित्र और द क्लिंजिंग ऑफ द टेम्पल जैसे जो चित्र हैं वो इस बात का अपवाद स्वरूप हम मान सकते हैं, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में मंदिर है और मंदिर की खिड़की में दूर स्थित यरूशलेम
शहर का धुंधला सा दृश्य भी दिखाई देता है। ऐसे ही उनके चित्र जिसमें प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलता है, जिसमें टोलेडो का एक सीन है, वह बहुत प्रसिद्ध चित्र भी है, जिसमें आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और ऊपर बीच बीच में तीव्र प्रकाश शल्काएं निकल कर नीचे पहाड़ों पर फैले हुए किला, गिरजाघर, नदी, वृक्षों आदि पर गहरी छाया के साथ आंख मिचोली खेल रही है, जैसे कि पंच महातत्व सचेत होकर अपने अस्तित्व का अनुभव करा रहे हैं। 16वीं सदी के चित्रकार होते हुए भी एल ग्रेको आधुनिक चित्रकारों की प्रेरणा के स्रोत थे। सेजा व पिकासो उनकी ऐंठनदार मानवाकृतियों से एवं आकारों के तोड़ से बहुत प्रभावित थे। मूल आकारों, सहज निर्मित गहरी रेखाओं और हल्के गहरे रंगों के स्पष्ट क्षेत्रों की सहायता से उन्होंने मानव शरीर व अन्य वस्तुओं को जो ठोसपन प्रदान किया, वह सेजा की शैली में मिलता जुलता है और इस बात सेजा के स्नानमग्न व्यक्तियों की आकृतियों से एल ग्रेको की मानवाकृतियों की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाती है, जो कि हम आगे सेजा को पढ़ते वक्त हम इससे तुलना भी करेंगे। एल ग्रेको की सोच समझकर लंबी की गई ऐंठनदार मानवाकृतियों की तुलना आधुनिक चित्रकार मोदिग्लियानी और अभिव्यंजनावादी चित्रकारों की चित्रित मानवाकृतियों से भी हम कर सकते हैं। प्रसिद्ध जर्मन लेखक मेरे ग्राफे ने एल ग्रेको को स्पेन का महान चित्रकार और सबसे महान चित्रकार माना। स्पेन में ख्याति व यश प्राप्त करके इस चित्रकार ने 1614 में अपने जीवन से विदा ले ली और बाद में करीब 300 सालों तक कला क्षेत्र में उनकी कला की उपेक्षा हुई। परंतु आधुनिक कलाकारों व कला समीक्षकों ने उनकी कला की महानता को पहचाना और कला के इतिहास में उनको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। 19वीं सदी में आरंभ में जो यथार्थवाद सबसे प्रमुख कला शैली था, तब स्पेन के चित्रकार वेलास्कस एक महान आदर्श चित्रकार माने जाते थे एवं एल ग्रेको की कला की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता था। परंतु 19वीं सदी के अंत में करीब यथार्थवाद का महत्व घटते ही आधुनिक कला के प्रणेताओं का विशेषतया सेजा और पिकासो का ध्यान एल ग्रेको की कला की ओर आकृष्ट हुआ व उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो गया। एल ग्रेको की रंग संगति विरोध युक्त व चमकीली थी। बाइजेंटाइन कला के बाद ऐसी चमकीली रंग संगति एल ग्रेको की कला में ही देखने को मिलती है। बाइजेंटाइन कला व आधुनिक कला में आकारों की ऐंठन, चमकीली रंग संगति के प्रयोग का जो महत्व है वही एल ग्रेको की कला में है। अतः एल ग्रेको की कला को हम बाइजेंटाइन कला व आधुनिक कला के बीच की कड़ी भी मान सकते हैं और एक कारण से एल ग्रेको की कला आधुनिक कलाकारों के लिए आदर्शवत है, वह कारण है उनकी अंकन पद्धति की निर्भीक व्यक्तिक स्वतंत्रता। पुनर्जागरण काल से प्रचलित नियमबद्ध रेखांकन व चिकनी रंगांकन पद्धति को देखते हुए एल ग्रेको की रेखाओं की उन्मुक्तता व ऐंठन रंगांकन की चमक एवं तूलिका संचालन की निर्भीकता आश्चर्यजनक रूप में देख सकते हैं। ऐसे ही एल ग्रेको जैसे कलाकार हमने 14th सेंचुरी में भी हमें देखने को प्राप्त होते हैं, जैसे हिरोनिमस बोश। ये भी वैचारिक रूप से आधुनिक था, परंतु कालखंड के रूप में वह 14वीं शताब्दी में अपना कार्य कर रहा था। रेमब्रांट जैसे कलाकार जिन्होंने भी कुछ हद तक आधुनिक विचार और अपने समय से हटकर ऐसे चित्र बनाए जो आगे आने वाले कलाकारों को प्रेरणा देते रहे। इस प्रकार के जो कलाकार हैं, इनको समझकर हम आगे के कलाकार जो नवशास्त्रीयतावादी कलाकार, जो प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने गए, उनकी हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम
हम विस्तार से पढ़ेंगे कि वीएन जैसे कलाकार, हैमिल्टन जैसे कलाकार, दाविद जैसे कलाकार, अंग्र जैसे कलाकार, जिन्होंने नवशास्त्रीयतावाद में अपना महत्वपूर्ण योगदान